नमस्कार। 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर मथुरा से है, जहां साल के आखिरी दिन बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु बताया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। आज की तीसरी बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां चीनी नागरिकों को बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर कटनी जिले से है, जहां धान उपार्जन केंद्र पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि मथुरा से है, जहां मथुरा के वृंदावन में साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को ठाकुर जी श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। नववर्ष पर विभिन्न मंदिरों में विशेष आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। बांके बिहारी मंदिर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जहां रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया है, वहीं ठाकुर जी को नए निर्धारित पोशाक धारण कराई गई है। बता दें आपको कि इस्कॉन मंदिर बदले स्वरूप में नजर आएगा। शनिवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर भक्तों से भरा रहा। ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर सहित वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं। इसे देखते हुए ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में सुगंधित इत्र का छिड़काव भी किया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल आदि राज्यों के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। होटल एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान में वृंदावन के आश्रम, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में ठहरने के लिए कमरे तक उपलब्ध नहीं है। तो नया साल आने वाला है और नया साल को देखते हुए श्री बांके बिहारी मंदिर में जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। देखा जाए तो मथुरा वृंदावन में भी काफी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक जी, देखा जा रहा है नया साल आने वाला है और नया साल को देखते हुए वृंदावन में काफी कुछ साज सजावट की गई है, क्योंकि श्री बांके बिहारी लाल का वहां पर मंदिर है और जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है। किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्योंकि काफी सारे श्रद्धालु वहां पर आते हैं और उसको देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए? जी, मैं आपको बता दूं कि वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। आज 31 तारीख को शनिवार को काफी भीड़ जो है हमें यहाँ देखने को मिली है और यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर पे जो है लगभग 25 लाख की भीड़ यहाँ पर आने की संभावना है और सभी चाहते हैं कि नए नव वर्ष में जो है ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करें और दर्शन करके जो है एक लाभ उठाएं। सभी चाहते हैं यहाँ पर। वैसे यहाँ पर जो है प्रतिदिन जो है लाखों की भीड़ रहती है और वीकेंड में भी यहाँ पर जो है बहुत लाखों की भीड़ उमड़ती है और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है कभी कभी चरमरा जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर लाखों की भीड़ यहाँ आ चुकी है। यहाँ के मंदिर हैं, जैसे कि इस्कॉन मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं, उनको भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और 1 तारीख को जो है 1 जनवरी को कल नए नव वर्ष में जो है यहाँ पर हर मंदिर पे जो है श्रद्धालु जो है दर्शन करना चाहते हैं और लगभग जो है 25 से 30 हजार विदेशी भक्त भी यहाँ पर आने की संभावना है। जी फारूक जी, वैसे देखा जाए तो हर साल नववर्ष पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस साल क्या कुछ नया यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ये ऐसा पहला माना जा रहा है जहाँ पर इतने धूमधाम के साथ नववर्ष मनाया जा रहा है। तो क्या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी, जिला प्रशासन ने साफ साफ आदेश किए हुए हैं कि इतनी भीड़ में लोगों को मास्क लगाना चाहिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पालन करना चाहिए और अगर मास्क लगा के सब लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरीके से सख्त है। कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से चीन में और देशों में जो है कोरोना फैल रहा है, उस तरीके से यहाँ अपने भारत में भी उसका इंतजाम जो है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और मथुरा में भी जिला प्रशासन द्वारा नव वर्ष को लेकर ये गाइडलाइन जारी करी गई है
कि सब लोग जो है कोरोना को देखते हुए और उसके वायरस को देखते हुए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन वृंदावन आज से ही इतना खचाखच भर गया है और मंदिरों को भव्य जो है फूलों से और गुब्बारों से जो है सजाया गया है और हर व्यक्ति की आने वाले की, श्रद्धालु की और मथुरा के लोगों की भी ये अभिलाषा है उनका मानना है कि हम जो है नव वर्ष में जो है ठाकुर जी के दर्शन करें, भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करें और हर आदमी की चाहत है कि सुबह जो है हम सबसे पहले वहाँ नव वर्ष में दर्शन करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। भाजपा और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे कई मुद्दे हैं, इनमें बेरोजगारी, महंगाई अहम है। भारत के कुछ लोग बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर बन गए हैं, लेकिन देश के ज्यादातर लोग गरीब हो गए हैं। साथ ही कहा कि भाजपा चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बार बार मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं सुरक्षा के प्रोटोकॉल तोड़ता हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। तो राहुल गांधी के इस बयान से सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की है। बता दें आपको कि नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना ही बेहतर होता जा रहा हूं। भाजपा और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे कई मुद्दे हैं, इनमें बेरोजगारी, महंगाई अहम है। भारत के कुछ लोग बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर बन गए हैं, लेकिन देश के ज्यादातर लोग गरीब हो गए हैं। साथ ही कहा कि भाजपा चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बार बार मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं सुरक्षा के प्रोटोकॉल तोड़ता हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में ये यात्रा जो है वो खत्म होगी। तो आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं कॉन्फ्रेंस की है। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना ही बेहतर होता जा रहा हूं। ऐसा पहले भी देखा गया है कि बयानबाजी के चक्कर में कांग्रेस एक बार हाथ धोकर बैठ चुकी थी और इस बार शायद राहुल गांधी ने यहां पर ये प्रण लिया है कि वो कुछ कहेंगे नहीं और इसी बयान को वो यहां पे दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कई मुद्दे हैं, इनमें बेरोजगारी, महंगाई अहम है, ये कहना है राहुल गांधी का। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, देखा जाए तो पहले भी ऐसा हमने देखा है कि कांग्रेस की बयानबाजी की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना हाथ धो बैठे थे सत्ता से, लेकिन इस बार देखा गया कि शायद कांग्रेस ने ये प्रण ले लिया है कि हम चुप रहेंगे ताकि वापस से वो बयानबाजी ना हो, ताकि सत्ता से हाथ ना धोना बैठे। शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूजा जी। जैसा कि शेक्सपियर भी कहा था, स्पीक इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। उसी नीति को लगता है राहुल जी इसको अपना रहे हैं और कम से कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे से ज्यादा लाभ उनको और उनकी पार्टी कांग्रेस को मिलता रहे। हालांकि यहाँ पे उन्होंने हल्का सा तंज कसा था आरएसएस के ऊपर। उन्होंने कहा जो हमारी खामियां हैं उसको आरएसएस और बीजेपी उजागर करती है, जिसको मैं समय रहते हुए ठीक कर लेता हूं। क्योंकि आपने देखे थे हालिया बयान उनके जो सेना पे आए थे कि चीनी सेना भारतीय सेना को पिट रही है, इस तरीके की कई चीजें
उसका गलत मैसेज जा रहा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक मैच्योर गवर्नमेंट है, उनके जो है और उनकी पार्टी के लिए लाभकारी है। जी, और एक और बात राहुल गांधी ने यहाँ पर की कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करूं, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं है, ये अफवाह फैल रही है। आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी हाल में ही आपने देखा था उनकी यात्रा के दौरान जो उनकी सुरक्षा में एक चूक हुई थी, काफी ज्यादा भीड़ उनके पास आ गई थी, जबकि वो जेड प्लस की उनको हुई है। ऐसे में इतना पास आ जाना ठीक नहीं है। और आपने उनके श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, उनके पिताजी राजीव गांधी जी हो, उनका भी भीड़ में ही इस प्रकार से उनकी हत्या की गई। और ऐसे सॉफ्ट टारगेट पे जो है गांधी परिवार हमेशा रहता है। तो बेहतर ये होता कि उनकी सुरक्षा पे पूर्ण ध्यान दिया जाए। लेकिन आपने देखा कि जैसा कि सीआरपीएफ ने भी बयान दिया था कि कई बार उन्होंने जो है सुरक्षा चक्र को तोड़ा है। ऐसे में बड़ी स्थिति खराब हो जाती है जो उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं कि किस तरीके से उनको जो है सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं जो कि राजनीति जो है हिंदुस्तान में वो पब्लिक अफेयर्स है का मामला है। लोगों के साथ जितना आप जुड़ेंगे, जितना आप करीब पहुंचेंगे, उतना लोग आपसे और आपकी पार्टी से जुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कोई छोटी जरा सी जो चूक होती है, छोटी सी भी चूक, वो एक गंभीर समस्या को जन्म देती है। तो इसलिए सुरक्षा कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ भी एक रहता है। लेकिन आपने देखा था जिस तरीके से राजनीति हर बात पे होती है और इसको भी राजनीति के मुद्दे की तरह कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है और उसको भी भुनाया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी दरखास्त की जा रही है कि राहुल गांधी जी जो है वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और इस तरीके की ना करें जो कि प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हो। भीड़ भाड़ इलाके से ज्यादा अपने को दूर रखें तो बेहतर होगा। हाँ, जो उनके जो नॉमिनेटेड होते हैं, जो उनके साथ चल सकते हैं, जिनका ये पहले से बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में इनके कार्यकर्ता हैं, ये हैं, तो उनकी मेटल डिटेक्टर से जांच करके उनके साथ उतनी दूरी तक उनको चलाया और भेजा जा सकता है। तो स्वयं भी कांग्रेस पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, राहुल जी को भी ध्यान रखनी चाहिए कि सुरक्षा जो है वो प्रथम है। ऐसे में यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी उनको ख्याल रखना चाहिए। जी आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी देश भर में चला रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक बार कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस के पास पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से वो जनता से संवाद कर रहे हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा, जो लोकसभा चुनाव आने वाले? जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा एक तो असर ये देखने को मिला कि आपने देखा कि जो विपक्ष था वो बिखरा हुआ था और कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पे दिखाई पड़ रही थी। और आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, अच्छा काम कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्य विपक्षी दल के नेता का रोल अदा कर सकते हैं, या आप नीतीश जी की बात कह सकते हैं, या ममता जी की बात आप कह सकते हैं, या साउथ में आप बात कर सकते हैं जो हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु से आते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद कांग्रेस ने ये प्रूफ कर दिया है विपक्षी दल की भूमिका वही अदा करेगी, क्योंकि आप पूरे भारत में जहां से निकली है, दक्षिण से लेके जाएगी, उत्तर तक जाएगी, फिर आप देखेंगे वहां से पश्चिम तक जाएगी। तो ऐसे में आपने देखा जिस प्रकार की भीड़ कांग्रेस के साथ आ रही, राहुल जी के साथ आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो भीड़ है वो बता रही है कि पूरे राष्ट्र के अंदर आईएनएस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी भूमिका बड़ी अहम है और बाकी जो भी राष्ट्रीय या रीजनल पार्टीज हैं वो अभी सीमित ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। महाराजगंज के भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एमएसपी जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। बता दें कि सरहद पर एसएसबी जवान रूटीन जांच कर रहे थे। इसी दौरान 2 चीनी नागरिक
भारतीय सीमा की तरफ घूमते दिखे। घुसपैठ की आशंका को लेकर जवानों ने दोनों चीनी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। सरहद पर चीनी नागरिक के पकड़े जाने के बाद सरहद की खुफिया एजेंसी दोनों चीनी नागरिकों से पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट भी है। बता दें कि इस समय हम खड़े हैं भारत नेपाल के सनौली बॉर्डर पर, जहां पे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया था और उनका कोविड परीक्षण किया गया, जिसके बाद वो दोनों निगेटिव पाए गए और अब्रजन विभाग को सौंप दिए गए। अब्रजन विभाग ने पूछताछ के बाद उन्हें वापस नेपाल को सुपुर्द कर दिया। न्यूज आवर टीम के साथ मैं ब्रजन पांडे, महाराष्ट्र। तो कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। महाराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बता दें कि सरहद पर एसएसबी जवान रूटीन जांच कर रहे थे। इसी दौरान 2 चीनी नागरिक भारतीय सीमा की तरफ घूमते दिखे। घुसपैठ की आशंका को लेकर जवानों ने दोनों चीनी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। सरहद पर चीनी नागरिक के पकड़े जाने पर सरहद की खुफिया एजेंसी दोनों चीनी नागरिकों से पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट भी है। तो यह आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। महाराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी है। बता दें कि सरहद पर एसएसबी जवान रूटीन जांच कर रहे थे। इसी दौरान 2 चीनी नागरिक भारतीय सीमा की तरफ घूमते दिखे। घुसपैठ की आशंका को लेकर जवानों ने दोनों चीनी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। सरहद पर चीनी नागरिक के पकड़े जाने के बाद सरहद की खुफिया एजेंसी दोनों चीनी नागरिकों से पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट भी है। तो ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। महाराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी है। बता दें कि सरहद पर एसएसबी जवान रूटीन जांच कर रहे थे। इसी दौरान 2 चीनी नागरिक भारतीय सीमा की तरफ घूमते दिखे। घुसपैठ की आशंका को लेकर जवानों ने दोनों चीनी नागरिकों को हिरासत में ले लिया। सरहद पर चीनी नागरिक के पकड़े जाने के बाद सरहद की खुफिया एजेंसी दोनों चीनी नागरिकों से पूछताछ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के पास रिपब्लिक ऑफ चाइना का पासपोर्ट भी है। तो ये है आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क यहां पर दिखाई दे रही हैं। महाराजगंज के भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा में घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र, नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भारतीय सीमा पे घूम रहे 2 चीनी नागरिकों को एसएसबी जवानों ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या लगता है, क्या चाइना का यहाँ पर चाइना जो है हमारे साथ घुसपैठी कर रही है? क्या चाइना फिर एक बार यहाँ पर चाल चलने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है? नहीं, बता दे कि जो 2 पर्यटक थे और नेपाल में घूमने के लिए आए हुए थे और फिर उसके बाद वो भारत का बॉर्डर देख के भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसपे बॉर्डर पे जो सतर्क एजेंसियां हैं एसएसबी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया और फिर सबसे पहले पूछताछ की। पूछताछ के बाद उनका कोविड परीक्षण किया गया, जिसके बाद अब्रजन विभाग को सौंप दिया गया। अब्रजन विभाग ने भी इन्हें अच्छे ढंग से पुख्ता तौर से मतलब जांच किया गया, इनके सारे डॉक्यूमेंट को देखा गया, जिसके बाद इन्हें फिर नेपाल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। जी, तो मतलब इसमें निकल कर ये सामने आया है कि वो पर्यटक थे, कोई और नहीं? जी, पर्यटक थे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर।
बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां कटनी के धान उपार्जन केंद्र पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। बता दें कि शासन ने धान खरीदी पर समर्थन मूल्य तय किया है, जिसके तहत सभी किसानों की धान खरीदी जा रही है। लेकिन यहां किसानों से 10 और 30 रुपए प्रति क्विंटल तुलवाई और 4 रुपए प्रति बोरी, लेबर को और डाटा ऑपरेटर को 20 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान अलग से देना होता है, जिसके बाद ही किसान के धान को उपार्जन केंद्र के पोर्टल में दर्ज किया जाता है। यही नहीं, धान की तुलाई में भी गड़बड़ी की जा रही है। ₹4 कट्टी। कैसे दिए आप? 4 रुपए कट्टी। कट्टी 10 रुपए क्विंटल। कितना माल है आपका? कितनी बोरी तोलवाया आपने? 474। 474। ये कौन से केंद्र में? दसरबन में जहाँ खड़े हैं यहाँ दसरबन में। और लेबर को भी अलग से पेमेंट किए? लेबर को भी कितना दिए? कोई नहीं बता दिए यार कि 4 कट्टी। 4 रुपए कट्टी। पैसा कितना लेते हैं? 30 रुपया किसानों से? हाँ, हर बोरी का? हर बोरी। हाँ, कुंटल का। कुंटल का 30 बोरी। 30 रुपया कुंटल। ये केंद्र वाले लेते हैं? ये प्रभारी लेता है और 10 रुपया तौलाई ली थी, 10 रुपया कुंटल। कौन से केंद्र में? दसरमन केंद्र। सरकार के द्वारा जिस तरह के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को सब्सिडी या सस्ता तमाम सुविधाओं की बात करती है, वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं इस दिनों जो खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में किसान अपने पंजीयन कराने के बाद धान को लेके, अनाज लेके केंद्रों में पहुंचता तो वहाँ पर किस तरह का शोषण हो रहा, इसका जीता जाकर उदाहरण कटनी जिले के ढीमरगढ़ ब्लॉक के दसरमन केंद्र में मिला है, जहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं और किसान भी खड़े हैं। उन्होंने साफ साफ उनका कहना है कि प्रति बोरी हम 10 रुपए और 4 रुपए के हिसाब से तोलाई देते हैं, जिसका एक प्रकार से कहना चाहिए प्रभारी के द्वारा केंद्र में इस तरह भ्रष्टाचार मचा हुआ है। हम बात करेंगे सीधे यहाँ पे शुक्ला जी खड़े हैं और तिवारी जी खड़े हैं। दादाजी, आपने खरीदी केंद्र की बात किया, तौल पे क्या लिया जा रहा है आप लोगों से? इस समय 4 रुपया बोरी के हिसाब से तौलाई ली जाती है। ये तो नियम में नहीं है। नहीं है, पहले मैं अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ सोसाइटी में, कोई तौलाई नहीं ली जाती थी। अब ये किसकी मर्जी से लिया जा रहा? अब ये प्रभारी जाना है, हम तो समझते हैं कलेक्टर की मर्जी से ली जा रहा है। इसके अलावा 4 रुपये और कौन सा भुगतान करना पड़ता किसानों को? इसके बाद 20 से 30 रुपया 35 रुपया कुंटल अतिरिक्त पैसा लेते हैं और 1250 ग्राम और तौलते हैं, 39.5 किलो। हाँ, धान फीड। हम बात करेंगे दूसरे किसान यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम बताया आपने? सतीश तिवारी जी, आपने भी धान कितना तोलवाया अपना? 200 कुंटल करीब। 200 क्विंटल कितना भुगतान किया आपने? वही 4 रुपए कट्टी के हिसाब से, मान लो समथिंग 10 रुपए कुंटल के हिसाब से। और वजन में तौल की अगर बात की जाए तो तौल में कितना आपसे तौल लिया गया? 41 किलो तौले कट्टी में। 41,200। अच्छा, और चढ़ाया कितना गया? 39.5। 39.5। तो ये तमाम चीजें आपको कटनी जिले के तमाम केंद्रों में खरीदी चल रही है, पर एक बड़ा जीता जागता उदाहरण दसरमन केंद्र में देखने को मिला है। अब देखना होगा कि यहाँ प्रशासन और शासन क्या कार्रवाई करती है। न्यूज आर्क सिद्दीकी, कटनी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़कर है। जाहिद, देखा जाए तो यहाँ पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है। समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद भी किसानों से ज्यादा भुगतान किया जा रहा है पैसे का। क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए हमेशा हितैषी योजनाओं की बात करती है और जमीन पे उतारने का कार्य करती है। और शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया भी है। अगर हम बात करें सन 2020 और 21 की, तो 100 रुपए का जो प्रति क्विंटल का भाव है उसको बढ़ाकर इस वर्ष 2022-23 के लिए लागू किया है। और उसके अलावा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी भी बैंक खातों से लिंकअप कर दिया गया है। बकायदा आधार कार्ड के माध्यम से उनके खातों में तमाम भुगतान मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि शासन ने हर चीज को बहुत अच्छी सुविधा से डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाते हुए, ताकि कहीं किसानों को परेशानी ना हो। और जिस तरह की बात अगर हम बात करें धान उपार्जन केंद्र में आ रही है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रहा है, कटनी जिले में भी तहसीलों से लेकर ब्लॉक में लेके सब जगह चालू है। पर जो मामला शिकायतें जो आती आ रही थी, कल एक मामला दसरमन का आया जहाँ पे जानकारी मिली थी, जिसपे हम लोग कार्रवाई के लिए कवरेज करने के लिए रेस्क्यू पे लिए गए थे। उस पे जानकारी ये लगी कि जो राम प्रसाद शुक्ल है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि प्रति क्विंटल में 35 से 30 रुपए तक लिया जा रहा है।
यानी कि उसको अगर पार्ट बाय पार्ट करके हम बताएं आपको, तो लेबर चार्ज जो होता 5 रुपए प्रति बोरी ले रहा है जी। और 10 रुपए प्रति क्विंटल तोलवाई ली जा रही है, अब 20 रुपए ऑपरेटर फीडिंग का ले रहा है, यानी कि टोटल लेके 35 रुपए प्रति क्विंटल किसान को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरे पैसे ऊपरी जा रहे हैं, यानी कहीं इसका लेखा जोखा नहीं है, कहीं इसकी रसीद नहीं है, कहीं इसका दर्ज नहीं किया जाता। ये तमाम पैसे किसान अपने धान को तुलवाने और उपार्जन केंद्र पहुंचा के पोर्टल में, शासन के पोर्टल में चढ़वाने तक के तमाम चीजों में खर्च करने पड़ रहे हैं। इस तरह कर कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जो चीजें किसानों को प्रबंधन के द्वारा, समिति प्रबंधन को भुगतान का अधिकार भी दिया हुआ है कि पल्लेदार को वजन का जो प्रति बोरी का है या तोलाई का है, तमाम चीजों की देनदारी यहाँ समिति के प्रबंधक को देनी होगी। वो समिति प्रबंधक किसानों से वसूल रहा है और बकायदा किसान मजबूर है अपनी धान को लेकर अगर आया है 20 किलो 30 किलोमीटर की दूरी से चलकर ट्रैक्टर से लाद कर ले आया है या बैलगाड़ी से लाया है, तो वापस तो लेके जाएगा नहीं। अब मजबूरी बस 25-30 रुपए प्रति क्विंटल का देना पड़ रहा है, तो देखे अपना पेट छुड़ा लेता है इस भ्रष्टाचार की नदी में, वो भी अपना दान स्वरूप करके चल रहा। पर देखने वाली बात होगी, शासन स्थानीय प्रशासन की तमाम कवायदों पे एक बड़ा दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। एक नहीं, इमरती सिंह की बात कर लें, सतीश तिवारी की बात कर लें, और राम प्रसाद शुक्ल जो बुजुर्ग है उनका कहना है, वो स्वयं पूर्व में अध्यक्ष रह चुके समिति के, उनका आरोप है कि पिछले वर्ष भी कुछ गोलमाल यहाँ हुआ था। इस तरीके से अगर हम बात करें एक ही उत्पादन केंद्र की नहीं, पूजा जी हम आपको बताना चाहेंगे, महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को स्व सहायता समूह चलती है, महिला के स्व सहायता समूह में भी होता ही है कि महिलाओं के नाम पे उपार्जन केंद्र ले लिए जाते हैं, उनको पैसे दे के थोड़ी बहुत किनारे कर दिया जाता है और तमाम केंद्रों का संचालन कोई व्यापारी कर रहा होता है या कोई दबंग कर रहा होता है या कोई वहां का कोई अच्छा बड़ा राजनेता है या जनप्रतिनिधि पीछे रास्ते से कर रहा होता है। यानी महिलाओं का अधिकार का भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है और पैसे लगाकर व्यापारी पूरा लाभ खुद कमा रहे हैं। और इन तरह की तमाम चीजों की अगर बात करें, सतीश तिवारी जो किसान वहां पर मौजूद था, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया 41 किलो 200 हमसे तोल लिया गया है और पोर्टल में 39 किलो 500 ग्राम चढ़ाया गया है। यानी ये सीधा सीधा सामने का फेरा है, यानी कि हम कह सकते 1.5 किलो के आसपास का जो धान होगी वो उसमें कटौती कर दी पोर्टल में तोलवाई के बाद। और इसके अलावा एक्सेस जो आप ले रहे हैं धान किसानों से, वो तो सीधे सीधे समिति प्रबंधक की कहलाती है। बोरों का अगर दृश्य आप दिखाना चाहे दिखाएं, उन्होंने देखे किस तरह के बोरे भरे हुए हैं, धान के जो बारदाने होते हैं मुहाने तक भरा हुआ है, उसको सिलाई करना मुश्किल है। यानी कि वो पूरी बारदाना अगर भरा जाएगा तो 42 से 43 किलो के लगभग अप्रोक्स माना जा सकता है कि इतनी भराई की गई होगी। और यानी कि किसानों से जो 40 किलो समथिंग कुछ लेने का है, 2 से 1.5 किलो का अतिरिक्त लिया जा रहा है प्रति बोरी में। यानी कि ये भी किसान को एक अलग से मार पड़ रही है उपार्जन केंद्रों में। ये तमाम लाभ आगे स्थानीय प्रबंधन को या दूसरे जो दीगर इंतजाम होंगे या जो व्यवस्थाओं में सहयोगी होंगे, ये उनके हित के लिए होगा। ये किसानों के ऊपर एक डबल मार है, यानी कि पैसे भी ले रहे हैं, धान भी ज्यादा ले रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर से लेके तमाम जो खाद्य विभाग से लेके सहकारी समितियों के लेके तमाम व्यवस्था जो करने वाले लोग हैं, अब ये क्या करते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्या तमाम जिलों में जिस तरह की होड़ मची हुई किसानों को लूटने की, धानों को ज्यादा तोलने की या कम चढ़ाने की, इन तमाम चीजों पे अंकुश लग पाता है या नहीं, ये तो अब समय आने वाला ही बता पाएगा। फिलहाल उन किसानों ने बड़े मायूसी के साथ ये जरूर कहा है कि हमने तो अपने पैसे दे दिए, और इन पैसों का भुगतान समिति के प्रबंधक को किया जाना चाहिए, जो कि हम किसानों से लिया जा रहा है। यदि हम नहीं देते हैं तो हमारे धानों को पोर्टल पर ही चढ़ाया जाएगा। इस तरह की व्यवस्थाओं का अगर देख के कहा जाए, इस देश के अंदर किसान हमारे देश को, पूरी जनता को अनाज देने वाला, खेतों मेहनत करके अनाजों पैदा करके लोगों के पेट तक घरों तक पहुंचाने वाला किसान आज भी लौट रहा है, कल भी लौट रहा था। इसको कभी भी सरकार की घोषणाओं का अगर बात करें, लाभ तो मिलता है और जो लाभ मिलना चाहिए वो रास्ते में कहीं बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत तमाम चीजें हैं। जाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।